राघव और मीरा एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते हैं। मीरा राघव की सबसे करीबी दोस्त है और मन ही मन उसे बहुत चाहती भी है। मीरा, कब तक राघव की सिर्फ दोस्त ही बनी रहेगी? पूरा कॉलेज जानता है कि तुम उसे कितना पसंद करती हो। हाँ, पूरा कॉलेज मेरे दिल की बात समझ चुका है, बस पता नहीं क्यों राघव ही नहीं समझ पाता। राघव बचपन से ही ऐसा है मीरा, उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं उससे इतना चाहती हूँ। पर जब भी मैं अपने दिल की बात करने जाती हूँ उससे, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। तू एक काम कर, तू आज राघव के हॉस्टल के कमरे में चली जाना। रात को उसके कमरे में जाकर अपने दिल की बात बताना। वो उस वक्त कहीं जा भी नहीं पाएगा और उसे तेरी बात सुननी भी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आज रात में उसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। मीरा रात को राघव के कमरे की खिड़की से चुपके से जाती है और देखती है कि राघव नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लगता है राघव कोई बुरा सपना देख रहा है। राघव, राघव, उठो उठो, क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। एक काम करती हूँ, मुंह पर थोड़ा पानी मार देती हूँ। राघव, राघव उठो, देखो मैं हूँ, मीरा। मीरा, मीरा प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। राघव, तुम पहले शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे नींद में कोई बुरा सपना देख रहे थे? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वैसे तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं तुमसे कहने आई थी कि वो मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। मीरा प्लीज ये सब मत कहो, ये पॉसिबल नहीं है। पर क्यों राघव? मैं तुमसे पता नहीं कब से प्यार करती हूँ। मैंने कई बार तुमसे अपने दिल की बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा ही मुझे दूर कर देते हो। मैं जानता हूँ मीरा कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन क्या? आज तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? मुझे बताओ तो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। राघव, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा, मेरा घर राजगढ़ में, मेरे पिताजी वहां के ठाकुर हैं। वहां हमारी बड़ी सी हवेली भी है। जब मैं छोटा था तो मुझे हर रात सपने में एक रानी दिखाई देती थी। उस रानी का चेहरा काफी भयानक था, बिल्कुल भूतिया। वो जब मेरे सपने में आती तो कहती कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। राघव को ये सपने बार बार आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें पुरोहित जी को बुला लेना चाहिए। हाँ, मैं आज ही पुरोहित जी को संदेशा भिजवा देती हूँ। पुरोहित जी आते हैं। राघव ठाकुर को ये सपने शायद रेवती रानी की वजह से आते हैं। रेवती रानी? ये कौन है पुरोहित जी? कई साल पहले राजगढ़ में रेवती रानी सा का राज हुआ करता था। एक बार उनके दरबार में मल्हार नाम का संगीतकार आया, जिसके स्वर से पूरा राजमहल गूंज उठा। रेवती रानी का दिल मल्हार पर आ गया था, और जब रानी शाह ने उसे पाने की कोशिश की तो मल्हार ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर वो दमयंती से प्यार करता है, जो उसकी सहेली थी। रेवती रानी शाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दमयंती को मरवा दिया। ये जानकर मल्हार ने भी अपनी जान ले ली, और उसके आखिरी शब्द थे कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकती। रेवती रानी शाह तब से मल्हार का इंतजार कर रही है। राघव ठाकुर मल्हार ही है जिसे वो कब से पाना चाहती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पुरोहित जी? नफरत को सिर्फ प्यार ही हरा सकता है। जब राघव ठाकुर को सच्चा प्यार हो जाएगा और उनकी शादी हो जाएगी, उससे तो भूतिया रानी खुद ही उनके रास्ते से हट जाएगी। बस तब से मैं उस हवेली में कभी नहीं गया, पर आज भी वो मेरे सपने में मुझे डराती है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम इन सब में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। तुमने ही कहा ना कि नफरत को बस प्यार ही हरा सकता है, तो हम इसे मिलकर हराएंगे राघव। मीरा, पर यह भूतिया रानी बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी बात मानो राघव, हम मिलकर इस भूतिया रानी को हमेशा के लिए हमारी दुनिया से दूर कर देंगे। मीरा ने राघव को मना लिया और राघव की हवेली राजगढ़ में वापस आ गए। हमें यकीन है कि हम मिलकर इस भूतिया रानी से राघव को छुड़वा लेंगे, पर यह इतना आसान नहीं होगा ठाकुर साहब। हमें मीरा और राघव की शादी करवानी होगी, पर वो भूतिया रानी ऐसा होने नहीं देगी। वो मीरा बिटिया को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। मैं तैयार हूँ पुरोहित जी, आप बस मुहूर्त निकलवाइए। मुझे यकीन है कि मेरा प्यार उस भूतिया रानी पर हावी पड़ेगा। मीरा और राघव की शादी की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इन सब से अब भूतिया रानी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसने शादी में अपशगुन डालना शुरू कर दिया। मेरे मल्हार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। चलो चलो मीरा, हल्दी लगा लो अब तुम भी। आओ, मैं तुम्हें हल्दी लगा दूं। जी। अरे ये क्या, ये हल्दी काली कैसे पड़ गई है? मैंने कहा था कि भूतिया रानी ये शादी कभी नहीं होने देगी।
कोई बात नहीं माँ जी, जब मुझ पर राघव के प्यार का रंग चढ़ा हुआ है तो हल्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपनी दुल्हन के लिए ये उपटन अलग से बनाकर रखा था। इस उपटन में मेरा प्यार भी मिला हुआ है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। बुरी नजर तो लग चुकी है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। भूतिया रानी जितनी कोशिश करती मीरा और राघव को अलग करने की, वो दोनों उतना ही करीब आते जा रहे थे। राघव, ये देखो, मेरी मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाया है। तुम्हारा नाम तो मेरे मन में बसा हुआ है। तुम मेरी चिंता मत करना, हम दोनों मिलकर उस भूतिया रानी को हमारी जिंदगी से दूर कर देंगे। मीरा राघव बात ही कर रहे थे कि मीरा के ऊपर झूमर गिर जाता है, पर राघव उसे बचा लेता है। मीरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मीरा, ये भूतिया रानी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी बात का डर नहीं। मैं तुम दोनों को जल्दी अलग कर दूंगी, फिर मैं मल्हार को किसी का नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। भूतिया रानी ने मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मल्हार उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़ा था। आज दोनों की शादी का दिन भी आ चुका था। आज राघव की शादी हो जाएगी, फिर इस भूतिया रानी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ, मीरा जैसी लड़की को हम अपनी बहू बनाकर बहुत खुश हैं। ये लो, मीरा भी आ गई। बहुत सुंदर लग रही हो मीरा। राघव तैयार हो गए? मैंने राघव को हर जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है पुरोहित जी? राघव कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है उस भूतिया रानी ने ये सब किया है। उसी ने ही राघव को यहाँ ऊपर देखो, मैंने कहा था ना, मैं मल्हार को लेकर ही जाऊंगी। राघव, छोड़ दो राघव को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। मैं जाऊंगी, लेकिन मल्हार को अपने साथ लेकर ही। ना पिछले जन्म में मल्हार तुम्हारा हुआ था और ना ही इस जन्म में राघव तुम्हारा हो पाएगा। मैं राघव को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे राघव को लेकर जा रही हूँ, अगर रोक सकती हो तो रोक लो। भूतिया रानी ने राघव को पकड़ लिया था और मीरा को जलाने के लिए उसने मंडप पर आग लगा दी। अरे कोई बचाओ, मीरा को बचाओ। मीरा, तुम बचे रहना, इस आग से हम कुछ करते हैं। राघव, राघव प्लीज उठो और मुझे बचाओ। राघव, राघव। मीरा की चीख सुनकर राघव को होश आता है और वो भूतिया रानी के चंगुल से खुद को छुड़वाकर मीरा को बचाने के लिए मंडप में कूद जाता है। राघव, अब इससे बचने का एक ही रास्ता है, तुम ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो और मुक्त कर दो इस भूतिया रानी को। हाँ हाँ मीरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। अब इनकी शादी हो चुकी है, अब तुम मान लो कि राघव ठाकुर कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। शायद यही होना था, न मल्हार मुझे मिल पाया और न ही राघव। शायद मेरा प्यार सच्चा नहीं था। अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए अब मेरी रूह को भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। भूतिया रानी की रूह को समझ आ चुका था कि सच्चे प्यार के आगे नफरत और जिद कभी नहीं टिक सकते। उसकी रूह उस महल से हमेशा के लिए चली गई और राघव और मीरा एक साथ प्यार के बंधन में बंध गए। मीरा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। न मल्हार और दमयंती को कोई अलग कर पाया था और न ही मीरा और राघव को कोई अलग कर पाएगा। हाँ, जब तुमने मुझे वो कहानी सुनाई थी, उसी वक्त मुझे अपना पिछले जन्म की कहानी याद आ गई थी, पर मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। सच ही कहा है किसी ने कि प्यार जन्मों जन्मों के लिए होता है। राघव और मीरा को देखकर ये विश्वास पक्का हो जाता है। तो फाइनली हम लोगों ने एक वीडियो भूत वाला कार्टून कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। रामपुर गांव के बीचों बीच एक हवेली थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में भूत और चुड़ैलें रहती हैं। कई बार उस हवेली से रातों में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। एक दिन गांव वाले चौपाल में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अरे गाँव वालों, कल रात को मैंने उस मनहूस हवेली से रोने की आवाजें सुनी। अब हम क्या बताएं सरकार, हमारा घर तो उस मनहूस हवेली के पास ही है। हमें तो रोज ही किसी औरत के चिल्लाने की
आवाज आती है। सही कहा तो भैया, हम तो कुछ दिन पहले एक बकरी को उड़ते हुए उस हवेली में जाते देखा हूँ। लगता है उस हवेली में कौनो भूत का साया है। अरे चेचा, वहाँ कौनो भूत चुड़ैल नहीं, बल्कि कोई राक्षस रहा था। हाँ, अरे एक दिन तो मैंने किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनी है उसी हवेली से। हाँ। सुनील की बातें सुनकर और गांव वाले भी अपने साथ हुई घटनाएं सरपंच जी को बताने लगते हैं। तभी वहाँ खड़ा दीनू बोलता है। अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ आपको ये हवेली गिरवा देनी चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देखो गांव वालों, ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें कई कानूनी पचड़े भी होते हैं। कल को कोई इस हवेली का असली मालिक आ गया तो? नहीं नहीं, हम इतनी जल्दी इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। बात तो सही है सरपंच जी की, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस हवेली के चारों तरफ दीवार ही बना देते हैं, जिससे इसके अंदर से ना कोई आ पाएगा और ना कोई जा पाएगा। कल्लू की बात सुनकर सरपंच जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो कल्लू? हवेली के चारों तरफ दीवार? लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है, या तो तुम लोग डर गए हो। थोड़ा सब्र करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रमेश नाम का एक गांव वाला हवेली के पास से जा रहा होता है। तभी उस हवेली के पास एक खूबसूरत लड़की को वो देखता है। वो उस लड़की के पास जाता है और बोलता है। अरे तुम कौन हो और इस हवेली के पास क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये भूतिया हवेली है, चलो यहाँ से जाओ। रमेश की बात सुनकर वो सुंदर लड़की हंसने लगती है और बोलती है। मेरा नाम रूपा है और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मैंने तो इस हवेली में कोई भूत नहीं देखा। लड़की की बात सुनकर रमेश घबरा जाता है और बोलता है। हाँ, हवेली की मालकिन, लेकिन इस हवेली के किसी भी मालिक को किसी ने नहीं देखा। लगता है मजाक के लिए मैं ही मिला हूँ तुम्हें। भला मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो हवेली के अंदर। लेकिन रूपा की बातों में न जाने क्या जादू था। उस लड़की के पीछे पीछे उस हवेली की तरफ चल पड़ता है। रूपा और रमेश हवेली के अंदर पहुंचते हैं। रूपा रमेश से कहती है। आप पहली बार हवेली में आए हैं, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। रमेश हवेली में घूमने लगता है। तभी रमेश के पीछे से रूपा की आवाज आती है। अजी सुनिए, देखिए ना मैं आपके लिए खाने में क्या लेकर आई हूँ। जैसे रमेश रूपा की आवाज सुनकर घूमता है, वहाँ का नजारा देखकर घबरा जाता है। वहाँ एक सरकटी चुड़ैल खड़ी होती है, जिसने अपना सर अपने हाथ में पकड़ा होता है। उसके दूसरे हाथ में खून से भरा एक प्याला होता है। चुड़ैल, गाँव वाले सही कह रहे थे, इस हवेली में चुड़ैल का वास है। आज तो मैं गया। तभी रमेश हवा में उड़ने लगता है और हवेली के दरवाजे के बाहर गिर जाता है। रमेश को बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को रमेश दिखता है। दीनू रमेश से पूछता है। अरे रमेश भैया, क्या हुआ? ये सब का है? किसने किया? हवेली। लेकिन रमेश हवेली का नाम लेकर और इशारा कर बेहोश हो जाता है और मर जाता है। गांव वाले इस घटना से बेहद घबरा जाते हैं और सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, कछु करिए। पहले तो इस हवेली के अंदर ही सब कुछ होता था, लेकिन लगता है हवेली के प्रेत अब बाहर आने लगे हैं और अब हम सबको नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं कल्लू, तुम और गांव वाले घबराओ मत। मेरा बेटा कल विदेश से आ रहा है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे एक बार गांव से वापस चले जाने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ। देखा भाइयों, हल्का खून गरीब का, खुद का बेटा इन चक्करों में ना पड़े, इसलिए सब गांव वालों को
चुप रहने के लिए बोल रहा है। सही कहा है किसी ने, गरीब की कहीं भी इज्जत नहीं होती, कहीं इज्जत नहीं होती। तो तू सही रहा है, लेकिन इसके बेटे को लाने तो हम दोनों ही जाएंगे ना, रास्ते में बता देंगे उसको सब कुछ। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर कल्लू और दीनू भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कल्लू और दीनू सरपंच के बेटे राहुल को लेने चले जाते हैं। राहुल अपने साथी रोहित के साथ आया होता है। राहुल कल्लू को देखकर बोलता है, अरे कल्लू भैया, वाह, आप आए हो हम दोनों को लेने, मजा आ जाएगा। आप तो बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि और लौंडे जैसे लग रहे हो, एकदम हीरो। और दीनू भैया तो एकदम ऋतिक लग रहे हैं। राहुल के मुंह से तारीफ सुनकर कल्लू और दीनू खुश हो जाते हैं। दीनू गाड़ी को हवेली की बजाय दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है। ये देख राहुल बोलता है, अरे दीनू भैया, गांव का सीधा रास्ता तो हवेली की तरफ से जाता है ना, आप वहाँ से क्यों नहीं जा रहे? राहुल भैया, वहाँ पर खतरा है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। खतरा? वो भी हवेली से? देखा रोहित, कैसी बातें कर रहे हैं दीनू भैया। फिर राहुल के कहने पर दीनू उसे गांव में हो रही सारी घटना बताता है। फिर राहुल और रोहित को घर छोड़कर दीनू और कल्लू भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों गांव में रहने के बाद एक दिन राहुल और रोहित सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी, मैंने गांव वालों से इस हवेली के बारे में काफी सुना है। मैं उस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ, वहाँ क्या चल रहा है। राहुल की बात सुनकर सरपंच जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। वहाँ खतरा है, वो हवेली मनहूस है। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? और फिर गांव वालों के लिए भी तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर राहुल और रोहित वहाँ से चले जाते हैं और हवेली के अंदर जाकर सो जाते हैं। आधी रात में जब उनकी नींद खुलती है तब उनका बेड हवा में उड़ रहा होता है। रोहित राहुल को जगाता है और बोलता है, अरे राहुल, उठो जल्दी, देखो हमारा बेड हवा में उड़ रहा है। लगता है गांव वाले सही कह रहे थे, इस हवेली में चुड़ैलों का वास है। कैसी बातें करते हो रोहित? चुड़ैल होती तो हमारी जान ले चुकी होती। तुम डरो मत, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। रोहित और राहुल बेड से नीचे कूद जाते हैं। तभी राहुल को एक खुशबू आती है। फिर राहुल और रोहित खुशबू की दिशा में खींचे चले जाते हैं। खुशबू एक बंद कमरे से आ रही होती है। फिर रोहित और राहुल दरवाजे को तोड़ देते हैं। कमरे के अंदर 3 परियां बंधी होती हैं। खुशबू परियों में से आ रही होती है। परियां उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों कौन हो? हम तीनों को आजाद करवा दो। यहाँ रहने वाली चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है और हमें रोज मारती पीटती रहती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों टुच्चे से मनुष्य इन परियों को आजाद करवाओगे? लगता है तुम दोनों को कच्चा ही खाना पड़ेगा। हम चुड़ैलों पर ये काली नीली पीली बेल्टें नहीं चलने वाली, समझा? ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित को उठाकर पटक देती है। रोहित बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी राहुल चुड़ैल के ऊपर अपना भगवान शंकर का लॉकेट डाल देता है। चुड़ैल लॉकेट के डालने से ही जलने लगती है। ये महादेव का लॉकेट क्यों डाल दिया मुझ पर? हटा इसे, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और परियां भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाती हैं। तो हमने 2 भूतिया कार्टून कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा है तो लाइक कर दे भाई।